सूफी, मलामती दरवेश, राइटर, एक्टर, स्याहपोश बुजुर्ग बाबा मोहम्मद यहिया खान की आप बीती। बाबा जी की जिंदगी के पुरस्रार और अजीब वाकयात, बचपन की शरारतों से लेकर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के सफर की दास्तान, रूहानियत की पुरस्रार और सच्ची कहानी, मादाम आबेरे डेविड कौन थी, Z/ZZ क्या होता है, इल्यूमिनाटी तंजीमें दुनिया में क्या कर रही हैं, शैतान के पुजारी और काले इल्म वाले कैसे सदियों पुरानी रूहों से बात करते हैं, काले इल्म और नूरी इल्म में क्या फर्क है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी सीरीज पिया रंग काला देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। अब चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। चाची का नाम बिला इरादा जुबान से निकल गया था, जैसे बिला इरादा और कोशिश अंदर तीसरे कलमे की चक्की अपने आप ही चलती रहती है। चाची का नाम जैसे कोई सोने की चाबी था, जुबान पे नाम और ज़हन में तस्वर कायम होते ही जैसे मेरे अंदर के गुले शबू की पंजगोशा संदूकची में महफूज अल्लाह की बख्शी हुई सलाहियतें और मेरे बुजुर्गों की अता की हुई इस्तिताअतें बाहर निकल आई हों। मेरे देखने, महसूस करने और सोचने समझने की कुव्वतों में बेपनाह इजाफा हो गया हो। मुझ में जुर्रत ईमानी, हौसला और जज्बा दो चंद हो गया हो। अंधेरे के बावजूद अब मेरे लिए कॉटेज की हर चीज़ रोशन रोशन थी, जैसे किसी ने मेरी आंखों में अंधेरे में देखने वाले रेड अल्ट्रा व्यू लेंस लगा दिए हों। अलग से चीख निकलने से पहले ही मैंने खुद पे काबू पा लिया था। तख्त दराज पे एक करी सूरत बुढ़ा खोचल पड़ा दिखाई दिया। मेरे खुदा, यहाँ तो जख्मी कौवा बंधा पड़ा था। ये सोचते ही अब बुढ़े जादूगर की जगह मुझे वही कौवा नजर आने लगा, यानी वही दोनों आंखें बेयक वक्त अपना अपना काम दिखा रही थी। वही बचपन वाली आधे शीशे को अंधा करके देखने वाली मश्क जो चाची ने कराई थी। दूसरी आंख से फिर बुढ़े को गौर से देखा। तोते की तरह लटकी हुई खमीदा नाक, आंखों में नफरत और वहशत, चेहरे पे लानत और फटकार खंडी हुई टेढ़ी मेढ़ी उंगलियां, बदबू और ताफन का एक तोबड़ा। वो कसमसा कर मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था। फिर वो अरबी लहजे की अंग्रेज़ी में मुझसे मुखातब हुआ। खुशबख्त इंसान, अगर तुम मेरी हकीकत से वाकिफ़ हो ही चुके हो तो अब तुम्हारी और मेरी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे खिड़की खोलकर आज़ाद कर दो, और हाँ, मेरे बाजू की ये पट्टी भी उतार दो। ज़रूर, मैंने उसे मुख्तसर सा जवाब देते हुए उसके पास पहुंचकर पट्टी उतार दी। ज़ख्म से अभी तक खून रिस रहा था। तुम्हारा ज़ख्म अभी कच्चा है, तुम अभी उड़ने के काबिल नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें तलाश करके मरहम पट्टी की है, और बाहर मौसम ख़राब है, अंधेरा और तूफान है। हो सके तो मौसम बेहतर होने तक यहीं पड़े रहो। नहीं, मैं मौसम के बेहतर होने तक का इंतज़ार नहीं कर सकता। हमें फौरी तौर पर यहाँ से रुखसत होना है, और बाहर जो मेरे साथी हैं वो मुझे साथ लिए बगैर यहाँ से जा नहीं सकते। इसलिए तुम मुझे फ़ौरन खिड़की से बाहर कर दो ताकि हम अपनी मंजिल पे पहुँच सकें। तुम सब अब कहाँ जाओगे? मैंने अगला सवाल कर दिया। हम यहाँ हर माह पूनम की रात मादाम आबेरे के माबद में इबादत में शमूलियत के लिए आते हैं और पो फटने से पहले ही यहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं। मैंने पूछ लिया, क्या आप लोगों के लिए ये कौवों की जौन बदलना ज़रूरी होता है? उसने जवाब दिया, हाँ, जब लंबी उड़ान मकसूद हो तो कौवे की काया लेनी ज़रूरी हो जाती है। कौवा बिजलियों की जद में नहीं आता, मौसम की खराबियाँ उस पर असर अंदाज नहीं होती, दुश्मनों के हमले से महफूज होता है, समत और सफ़र का तयन उसे खूब रहता है। अब मैं बोला, और जादूगरों के इस कालब में डलने के लिए खासी आसानी रहती है। बस पाँव की खाक में थूका और सर पे डाली, अंगुश्ते शहादत पाँव के अंगूठे और उंगली के दरमियान फंसाई, बाएं हाथ से नाक बंद की और ज़ेरे लब पड़ा। हदम्ब एक सेलिया अदंग नीम, कौवे की काया बदल ली। ठीक कह रहा हूँ? मैंने खिड़की खोलते हुए पूछा। तुम भी तो कौवे हो, तुम्हें देखकर ही तो मैं पनाह लेने की गर्ज से इस जगह आ गिरा था। ये जितने सवाल जवाब तुम्हारे और हमारे दरमियान हुए हैं, ये कतई गैर ज़रूरी थे।
تم بہت اچھے اور مہربان انسان ہو۔ تمہاری رحم دلی اور جو مشقت تم نے میرے لیے اٹھائی اس کی وجہ سے میں نے وہ باتیں بھی تمہیں بتا دیں جنہیں چھپانا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آخری بات، میں ایک یہودی افسوں گر ہوں، میرا نام شمان ابوز ہے۔ اب تم مجھے کھڑکی سے باہر نکال دو، میرے ساتھی جو میرے پیروکار ہیں میرا بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں۔ میں اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو زخمی کوے نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ کھڑکی سے باہر چھوڑنے سے پہلے میں نے شمان ابوز کو بتایا، یہودی ساحر، غور سے سنو، میں اللہ کے امر اور اپنی چاچی کے روحانی تصرف کی وجہ سے تمہیں پہچان چکا تھا۔ مجھے یہ احساس بھی ہو چکا تھا کہ تم پہ میری اصلیت کھل چکی ہے۔ اس جادو نگری جزیرے میں میرا نماز ادا کرنا، تیسرے کلمہ پاک کا مسلسل ورد اور باوضو ہونا، ہر لمحہ اپنے بابا جی کی توجہ اور نظر میں رہنا، اگر یہ ہتھیار اور اظہار میرے ہاں نہ ہوتے تو آپ لوگ میرا پہلے حلے میں ہی جھٹکا کر چکے ہوتے۔ وہ میری گرفت میں ہی جز بز ہوتے ہوئے حقیقت کا اظہار کرنے لگا، میرے مہربان، یہ درست ہے کہ میں ہمت کر کے تم پہ حملہ آور ہوا تھا، تمہارے جسم سے ٹکراتے ہی میرا فسوں بجائے تم پہ آفت توڑنے کے الٹا مجھے ہی ہلکان کر گیا۔ ایک خنجر سا تمہارے پہلو سے نکلا، میرا بازو اور پسلی کاٹ گیا، اور اب میری دیگر گوں حالت تمہارے سامنے ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم نے یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں تمہارا دشمن ہوں میری جان بچائی، مرہم پٹی کی، میرے آگے کھانا پینا رکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا، سب سے پہلے میں تمہیں یہ بتاؤں کہ میں کوے کا نہیں کاغا کا سروپ ہوں۔ دوسرے یہ کہ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ سلوک کیا یہ میرا انسانی اور اخلاقی فرض تھا۔ ایک سچا مسلمان اختیار اور طاقت رکھتے ہوئے بھی اپنے دشمن یا بدخواہ سے درگزر کرنا ہی احسن گردانتا ہے۔ میں نے اسے کھڑکی سے باہر اتارتے ہوئے کہا، شمان ابوز، جادو، طلسم، سحر، یہ سب کچھ استعانت ابلیس الرجیم ہے۔ یہ ساری باطل اور بد سرشتی سامری کی فسوں گری ہے، اور فسوں گری کے سانپوں اجگروں کی تعداد استعداد کیسی ہی قوی اور جری کیوں نہ ہو، ان کے لیے ایک عصائے موسفی کا ظہور ہی کافی ہے۔ یوں ہی میں نے زخمی کوے کو باہر اتارا، چھب سے بجلی بحال ہو گئی، کھڑکی کے باہر سمندر اور باد و باراں بھی قدرے شانت سے پڑ گئے، جیسے ابلتی ہنڈیا جوش لینے کے بعد اپنی اوقات کے اندر سمٹ جاتی ہے۔ کووں کا کارواں غائب ہو چکا تھا۔ قدرے خوشگواری کا احساس ہوتے ہی میں دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ چاند اپنے جوبن پہ تھا، چاندنی نے زد میں آنے والی ہر شے پہ چاندنی کا ملمہ چڑھا دیا ہوا تھا۔ سب سے پہلے میں نے زخمی کوے کی ٹو لگائی کہ کہیں کمبخت یہیں کہیں نہ دھرا ہو، مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ باہر نکل کر میں اس لکڑی کے بینچ کی طرف آ گیا اور سکون سے بیٹھ کر گزرے ہوئے تمام واقعات کا ازسر نو جائزہ لیا۔ بیٹھے بیٹھے محسوس ہوا کہ مجھے تو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آج صبح سے یہی کچھ ہو رہا تھا، کوئی بھی کھانا پینا وقت پہ نہ ہوا۔ گھڑی کی ریڈیم لائٹ پہ وقت کا اندازہ کیا، سوچا عشاء کی نماز پڑھ کر کچھ روٹی پانی کے بارے میں سوچیں گے۔ ٹارچ اٹھائی اور واپس کاٹیج میں آ گیا۔ کوے کے خون کے چھینٹوں والے کپڑے اتار کر باہر برننگ ڈرم میں ڈال کر آگ دکھا دی، نہایا دھویا، لباس تبدیل کر کے اسی بینچ پہ واپس پہنچا۔ اس جزیرے پہ شاید یہ واحد چیز لکڑی کا بینچ تھا جو بالکل قبلہ رخ تھا۔ 2 رکعت نفل شکرانہ واسطے رفع شر اور عشاء کی نماز ادا کر کے بیٹھا تسبیح کر رہا تھا کہ بائیں جانب سے کسی کی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ دیکھا تو ایک شخص میری جانب چلا آ رہا تھا۔ ایک اور مصیبت، یہ کون ہو سکتا ہے؟ میں اپنے تئیں ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ نپے تلے قدموں پہ بڑے سکون سے آ رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ سا دکھائی دیا۔ پاس پہنچ کر اس نے بڑے ادب سے سلام کیا اور تھیلا بڑھاتے ہوئے کہا، معزز مہمان، میں کافی دیر آپ کا انتظار کرنے کے بعد آپ کے لیے کھانا لے کر حاضر ہوا ہوں۔ کھانا گرم ہے، آپ کی ضرورت کی ہر چیز اس تھیلے میں موجود ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کے خاص اور لذیذ کھانے سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ فل مون کی چاندنی اور اس سیر آگین موسم کی بشاشت اور تازگی سے بھی محظوظ ہوں گے۔ وہ شب بخیر کہہ کر رخصت ہو چکا تھا۔ اسکاٹش بھیڑ کے چربیلے گوشت کے تلے ہوئے پارچے اور سٹیم میں پکے ہوئے ثابت آلو، ریڈ کڈنی یعنی لال لوبیا،
डबल रोटी और ब्राउन केक के 2 टुकड़े, बाबा जी वाला नुस्खा इस्तेमाल किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु खैरुर राज़िकीन 3 बार पढ़कर दाएं हाथ की उंगलियों पे फूंका, फिर खाने को मस करते हुए उंगलियां फेरी, खाने को गौर से देखा, अच्छी तरह इत्मीनान होने पे लुकमा लुकमा अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए खाना तमाम किया। अब मेरी तमाम तर तवज्जो शुमाली हिस्से की जानब मरकूज़ थी, जो सख्ती और ताकीद से मेरे लिए आउट ऑफ बाउंड एरिया था, बल्कि किसी भी अजनबी को इस तरफ जाने की इजाज़त नहीं थी। जैकब की ज़ुबानी इसके दरवाज़े पे लगे हुए नोट से मुझे किसी हद तक अंदाज़ा हो गया था कि ये हिस्सा इंतहाई पुरस्रार सी अहमियत का अमल है। जादूगर कौमों के सरबराह शमान अबूज़ के बयान से भी यही इशारा मिला था कि इधर कोई माबद है जहाँ चंद्रमुक्त की रात चीदा चीदा जादूगर दूर दराज का सफ़र तय करके यहाँ अपनी मखसूस पूजा पाठ और शैतानी रियाजत इबादत के लिए जमा होते हैं और पौ फटने से बेशतर अपने अपने ठिकाने की जानब लौट जाते हैं। रात सर पे थी, सुनसान सा जजीरा, सोने या लेटने का तो सवाल ही नहीं उठता था। खाना खाया था, ज़रा टहलने की नीयत से बगैर किसी समत का तयन किए चल पड़ा। ये जजीरा कौन सा कोई वसी और अरीज सहरा था जो जन्म जन्म चलते रहो तो ख़त्म ना हो। कोई 15 मिनट लगे होंगे कि जजीरा ख़त्म हो गया और सामने समंदर आ गया। केकड़ों कीड़ों से बचता बचाता किनारे किनारे दूर तक निकल गया। कुछ दूर आगे जाकर लकड़ी का बना हुआ एक शिकस्ता सा पुल नजर आया, जो किनारे से 30-40 फुट अंदर समंदर में उतरा हुआ था। 2-3 हल्की सी कश्तियां इसके साथ बंधी हुई हचकोले ले रही थी। मैं उसके ऊपर चढ़ गया और एहतियात से कदम धरता हुआ उसके आखिरी सिरे तक चला गया। बिखरा हुआ समंदर, पुल के स्तूनों से सर पटकती और जाग उड़ाती हुई लहरें, सामने ऊपर नूर की किरणें बिखेरता हुआ चांद, कहीं कहीं ओदे सफ़ेद आवारा बादलों के टुकड़े, ऐसा पुरफसूम माहौल कि मैं कितनी ही देर तक पुल की रेलिंग पे ठोड़ी टिकाए नीम खमीदा सा खड़ा रहा। देखा कि दूर समुंदर से कुछ परिंदे परवाज करते हुए जजीरे की जानिब आ रहे हैं। 30-40 परिंदों का ये ग्रोह लम्हा बलम्हा अपनी ऊंचाई कम करता हुआ आ रहा था। थोड़ी देर बाद ये परिंदे मेरी दाईं जानिब जैसे किनारे पे ही कहीं उतर गए हों। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये कौवे या किसी और नौ के परिंदे आज रात की तकरीब में मादाम आबेरे डेविड के मेहमान हैं। यकीनन ये कोई जादूगर या बदरूएं होंगी। गैर इरादी तौर पर मेरे अंदर तीसरे कलमे वाली चक्की ज़रा तेज़ हो गई और मैं बिला इरादा इस तरफ चल निकला जिधर कुछ देर कबल परिंदे उतरे थे। कुछ ही दूर आगे पहुंचकर मालूम हुआ कि जजीरे का ये हिस्सा खासा कटा फटा और नाहमवार सा है। कहीं समुंदर अंदर घुसा हुआ था, कहीं जजीरा समुंदर के अंदर बड़ा हुआ था। यहाँ मुझे ख़ास बच बचा कर चलना पड़ा। ज़रा और आगे छोटे छोटे टीले और कटी फटी समुद्री चट्टानें आ गईं, जिनकी वजह से मुझे आगे बढ़ने में अच्छी खासी दुश्वारी महसूस हुई। मज़ीद परेशानी ये थी कि चट्टानें सब्ज़ काई और समुद्री हशरात से अटी पड़ी थीं। फिसलन की वजह से इन पे कदम तक नहीं धरा जा सकता था। आगे बढ़ने का और कोई रास्ता नहीं था। इस जानब किनारे के साथ साथ बड़ी मजबूत आनी कांटेदार बाड़ लगी हुई थी। बाड़ के अंदर प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। शायद यही वो आउट ऑफ बाउंड इलाका था जहां दाखिला बड़ी सख्ती से ममनू था। मगर मैं तो अब इस वादी इश्क में कदम रख चुका था। वापसी खासी मुश्किल थी। वैसे भी इंसानी फितरत है कि जिस काम से रोको इंसान उधर ही जाता है। खामखासी ज़िद पैदा हो जाती है। इस वक्त मेरे लिए एक अच्छी बात यह थी कि मैंने लॉन्ग शूज़ पहने हुए थे। इस किस्म के जूते पहाड़ी इलाकों में मुहिम जोई के लिए पहने जाते हैं। इनके तलवों में कील से लगे होते हैं। मैं बड़ी एहतियात से पाँव जमाता हुआ थोड़ा सा और आगे बढ़ गया। एक गलती ये हुई कि मैं बाहर निकलते वक्त टार्च लेना भूल गया था। अच्छी खासी चांदनी के बावजूद भी कहीं कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था। आगे एक ऐसी तिरछी सी चट्टान आई जिस पे चढ़े बगैर दूसरी जानब नहीं जाया जा सकता था और इस पे इन हालात में चढ़ना इंतहाई मुश्किल और ख़तरनाक था। या फिर इस चट्टान के गिर्द घूम कर जाया जा सकता था और ये रास्ता समंदर के पानी में उतरे बगैर इख्तियार नहीं किया जा सकता था।
अब खुदा जाने समंदर कितना गहरा हो। ज्वार भाटा की वजह से समंदर काफ़ी चढ़ा हुआ था। इस सूरत में समंदर के रास्ते से गुजरना और भी ख़तरा मोल लेने वाली बात थी। कुछ देर में उधर ही खड़ा मुख्तलिफ तरकीबें लड़ाता रहा, मगर सिवाय वापसी के और कोई रास्ता महफूज नज़र न आया। वापस पलटा तो कुछ दूर आगे दाएं हाथ पे इसी चट्टान के साथ एक तंग सी दरार दिखाई दी, जो चांद बिल्कुल सामने होने की वजह से अंदर तक साफ नजर आ रही थी। सामने खड़े होकर चंद लम्हे गौर किया, फिर थोड़ा सा आगे बढ़कर मैं इसके अंदर उतर गया। ज़रा आगे जाकर चट्टान के ऊपर चढ़ने का रास्ता मिल गया। 3-4 मिनट की कोशिश और हिम्मत के बाद मैं ऊपर एक संगी चबूतरे के पास खड़ा था। इसके साथ एक बड़े बड़े पत्थरों की फसील सी थी, जिसे समुंदर की तेज तुंद नमदार नमकीन हवाओं ने बुरबुरा सा कर दिया हुआ था। इसके ऊपर एक गोल से मीनार की पहली मंजिल का हिस्सा था। यहाँ शायद किसी ज़माने में रोशनी का मीनार होता होगा, जो इम्तदादे ज़माना से आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद ख़त्म कर चुका था। किसी न किसी तौर ये पहली वाली मंजिल बाकी बची रह गई होगी। इसमें एक बड़ी सी गोल खिड़की भी थी, जिसकी आनी सलाखों को भी समंदर की नमदार नमकीन हवाओं ने चाट लिया हुआ था। मैं पत्थरों के चबूतरे पे किसी न किसी तरह से चढ़ गया था, लेकिन आगे किसी जेल की संगलाख नाकाबिले तस्खीर दीवार की तरह तनी खड़ी फसील पे चढ़ना मेरे लिए इस वक्त नांगा पर्वत पे चढ़ने के मुतरादिफ था। मैं फसील के साथ साथ कोई रास्ता या दराड़ देखने की गर्ज से आगे बढ़ गया। आगे एकदम नशेब सा आ गया। यहाँ अगर जजीरे को एक बिल्ली तस्वर कर लिया जाए तो समझिए कि इस बिल्ली की दुम समंदर के अंदर दूर तक एक पथरीली पगडंडी की सूरत चली गई थी, और यहाँ से फसील की दीवार काफ़ी नीचे से उठाई गई थी। अब तस्वीर ये बनती थी कि किसी ज़माने में ये छोटा सा टापू, जिसे आप बेबी जजीरा कह सकते हैं, किसी स्कॉच लॉर्ड की जागीर रहा होगा। पहले वक्तों में यूरोप के लॉर्ड रईस अपने अपने इलाकों जागीरों के मुतलकुल अनान हुक्मरान हुआ करते थे। वो आपस में छोटी मोटी जंगें भी लड़ा करते थे। इनकी ज़ाती फ़ौज, असलखाने, अस्तबल, कले और इन पे ऊंचे ऊंचे मीनार भी हुआ करते थे। ये मीनार आम तौर पर रात के वक्त रोशनी के लिए इस्तेमाल होते थे, मगर हंगामी हालात में इन्हें जंगी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपनी अगली किस्त में। अस्सलाम वालेकुम।